सो हेलो वेलकम गाइस, मैं सकानी आपका हमारे चैनल पे इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, सो जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है वॉरेन बफेट के लेटर की सीरीज़ पे होने वाला है। ठीक है, और ये होने वाला है 1982 का लेटर का पार्ट 4 है होने वाला है। ठीक है, सो इसमें हम बेसिकली जैसे हम हमेशा चालू करेंगे हम पीपीटी से, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नहीं वीडियो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। और प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर देना। सो अभी लेसन नंबर 10 को जानने के लिए चलते हम सीधा हमारी पीपीटी की तरफ। सो हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारी पीपीटी की तरफ। सो ये है बर्कशायर हैथवे शेयरहोल्डर्स लेटर 1982 पार्ट 4 इन हिंदी बाय सिंपल इन्वेस्टमेंट्स। सो बिना किसी टाइम पास के चालू करेंगे। सो ये जो लेसन नंबर 10 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं what finally determines levels of long-term profitability in commodity type businesses is the ratio of supply tight to supply ample years. Frequently, the ratio is dismal. It seems as if the most recent supply tight period in our textile business, it occurred some years back, lasted the better part of a morning. सो यहाँ पे वॉरेन बफेट जी बेसिकली जो कमोडिटी टाइप की बिजनेसेस होते हैं, कमोडिटी टाइप के इंडस्ट्रीज़ होते हैं, उसमें मीन्स जो प्रॉफिटेबिलिटी का लेवल है वो डिटरमाइन करने का एक फैक्टर की बात करते हैं, वो बेसिकली एक रेशियो की बात करते हैं। सो ये जो लेसन नंबर 10 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं ये जितनी भी कमोडिटी टाइप की बिजनेसेस होती है, यानी ऐसी बिजनेसेस जहाँ पे जो प्रोडक्ट के बीच में डिफ्रेंसिएशन होता है वो बहुत कम होता है, उन सब को हम कमोडिटी टाइप बिजनेस बोलते हैं। अगर आपको पता नहीं कमोडिटी टाइप बिजनेस क्या होता है तो आप प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हो। सो उसके ऊपर हम बेसिकली एक दूसरी वीडियो बना देंगे। ठीक है, सो वे कहते हैं कि जो कमोडिटी टाइप बिजनेस होते हैं उनमें प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ एक फैक्टर डिसाइड करता है। सो वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर है द रेशियो ऑफ सप्लाई टाइट कंडीशन टू सप्लाई लूज कंडीशन, यानी एक रेशियो जहाँ पे मीन्स जो सप्लाई टाइट कंडीशन है वो कितने टाइम तक है डिवाइडेड बाय सप्लाई यूज कंडीशन कितने टाइम तक है। यानी कोई एक रेशियो जैसे बेसिकली अगर हम वो रेशियो कुछ भी हो सकता है, यानी अगर हम बेसिकली ये सब रेशियो ये सब मैक्स की चीज़ें अगर छोड़ भी देंगे सो जो कमोडिटी टाइप बिजनेस होते हैं उनमें प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ एक ही चीज़ डिसाइड करती है और वो चीज़ है सप्लाई टाइट कंडीशन। यानी सप्लाई टाइट कंडीशन किसी भी इंडस्ट्री में या फिर बेसिकली किसी भी कमोडिटी टाइप की बिजनेस में कितने टाइम तक रहती है। सो ये सप्लाई टाइट टू सप्लाई एम्पल कंडीशन होता है क्या बेसिकली, मीन्स ये सप्लाई टाइट कंडीशन कब होती है, कैसे होती है, तो उसको हम जानेंगे। कि जो बेसिकली अगर हम बात करेंगे कोई भी एक कमोडिटी बिजनेस के बारे में, सो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सीमेंट बिजनेस के बारे में, ठीक है, सो बहुत सारी कंपनियाँ सीमेंट बनाती है, अल्ट्राटेक बनाती है, अंबुजा बनाती है, एसीसी बनाती है और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं। ठीक है, सो वो सब कंपनियों में से आप देखेंगे कि मोस्टली सब कंपनियों की सीमेंट एक जैसी ही होती है, जिसकी वजह से उनमें जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उनको हम कमोडिटी टाइप बिजनेस बोल सकते हैं। ठीक है, सो अब वो कमोडिटी बिजनेस हो सकते हैं। सो बेसिकली उनमें जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी समझ जाए सब कंपनियों की मिला के 5 टन सीमेंट बनाने की जो कैपेसिटी है वो है, लेकिन जो डिमांड है वो 4 टन ही है। सो बेसिकली ऐसी सिचुएशन को हम सप्लाई यूज कंडीशन बोलेंगे, यानी जहाँ पे जो सप्लाई है वो डिमांड से ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट के प्राइजेस बहुत कम है। लेकिन सप्लाई टाइट कंडीशन यानी ऐसी कोई कंडीशन जहाँ पे जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो सप्लाई से बहुत ज़्यादा है, यानी ये जो इतना फ़र्क है जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बहुत बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, सो इसलिए हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम किसी भी कमोडिटी बिजनेस के साथ डील कर रहे हैं या फिर किसी भी कमोडिटी टाइप बिजनेस के बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो हमें ये जानना होगा या फिर हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी कि बेसिकली वो जो सेक्टर है, बेसिकली वो जो पूरा बिजनेस है उसमें सप्लाई टाइट कंडीशन कितने टाइम तक आती है। तो अगर हम यहीं पर अगर बात करेंगे सीमेंट बिजनेस की, तो सीमेंट बिजनेस में बेसिकली जो सप्लाई टाइट कंडीशन है वो तब आती है जब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने मिलता है, यानी सरकार बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने के लिए उसमें बहुत पैसा इन्वेस्ट करती है, जिसकी वजह से नए नए रोड बनते हैं, नई बिल्डिंग बनती है, रियल एस्टेट में ग्रोथ होता है, जिसकी वजह से जो सीमेंट है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कभी ना कभी वो डिमांड सप्लाई से भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, सो ऐसे टाइम पे जो सीमेंट बिजनेस है उसमें सप्लाई टाइट कंडीशन आती है, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी बहुत कम आती है, वो भी मेरे हिसाब से 5 से 6 साल में, कभी कभी 1 साल के आती है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर की, तो जो टेलीकॉम का जो सेक्टर है उसमें सप्लाई टाइट कंडीशन कभी भी नहीं आती है, यानी उसमें आप कितना भी मीन्स कितने भी सब्सक्राइबर आपके पास हो जाएंगे, यानी बेसिकली आपका जो सिम कार्ड है वो कितने भी लोग यूज़ करते होंगे, लेकिन फिर भी आपको और सिम कार्ड यूज़ करने वाले बंदे चाहिए रहेंगे ताकि आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ दौड़ सकते हो, जिसकी वजह से वहाँ पे सप्लाई टाइट कंडीशन कभी नहीं आती, जिसकी वजह से आपको कभी भी टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर हम वहाँ पर बात करेंगे अभी कोई और सेक्टर के बारे में, सो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे होटल सेक्टर के बारे में, सो अगर जो टूरिज़्म है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है
बाकी सब देश में मीन्स टूरिस्ट किसी वजह से नहीं जा सकते, और वो सब टूरिस्ट अगर हमारे इंडिया में आते हैं, हमारे देश में आते हैं, तभी जो होटल का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे भी सप्लाई टाइट कंडीशन हो सकती है, जिसकी वजह से जो होटल सेक्टर है यानी जो बेसिकली हॉस्पिटलिटी पूरा सेक्टर है उसमें जो ग्रोथ है वो अच्छा खासा हो सकता है, उनमें जो मार्जिन है वो बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से बेसिकली कंपनी का स्टॉक प्राइस भी बढ़ सकता है। ठीक है, सो वॉरेन बफेट यहाँ पे कहना सिर्फ इतना ही चाहते हैं। सो अगर जो सप्लाई लूज कंडीशन यानी ऐसी कंडीशन जहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड बहुत कम है, अगर वो कंडीशन 10 साल तक चलती है और 10 साल के बाद अगले 10 साल तक सप्लाई टाइट कंडीशन रहती है यानी जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा रहेगी, तो ऐसे टाइम पे वो बिज़नेस अच्छा बिज़नेस बोल सकते हैं हम, क्योंकि उसमें 10 साल तक बेकार बिज़नेस चलता है और 10 साल तक बेसिकली बिज़नेस अच्छी तरीके से चलेगा यानी अच्छी मार्जिन के साथ चलेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है किसी सेक्टर में जहाँ पे जो सप्लाई लूज कंडीशन है वो तकरीबन सिर्फ 5 से 6 साल तक रहती है, लेकिन जो सप्लाई टाइट कंडीशन है यानी बेसिकली ऐसी कंडीशन जहाँ पे जो बिज़नेस की मार्जिन है वो बहुत बढ़ते रहते हैं, वो सिर्फ 1 साल तक रहती है। सो ऐसा बिज़नेस बहुत बेकार होता है, यानी 5 से 6 साल तक हमने वेट किया कि जो चीज़ों की जो डिमांड है वो बढ़ेगी और सप्लाई उतना ही रहेगा, लेकिन 1 साल के अंदर नए नए कॉम्पिटिटर आ गए उस सेगमेंट में, नए नए कॉम्पिटिटर आ गए उस सेक्टर में बेसिकली, जिसकी वजह से कैपेसिटी वापस बढ़ गई, जिसकी वजह से 1 साल के अंदर अंदर वो सप्लाई टाइट कंडीशन सप्लाई लूज कंडीशन में चेंज हो जाती है। तो आपको बेसिकली ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वॉरेन बफेट जी ने भी बेसिकली ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, उन्होंने अपने टेक्सटाइल बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, जहाँ पे वो कहते हैं कि पिछले 5 से 6 साल से जो हमारा जो टेक्सटाइल बिजनेस है उसमें जो सप्लाई टाइट कंडीशन नहीं आई थी, 5 से 6 साल से सप्लाई लूज कंडीशन चल रही थी, लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले ही सप्लाई टाइट कंडीशन आ गई, लेकिन अभी कुछ साल में यानी 1-2 साल में वो सप्लाई टाइट कंडीशन भी ढह गई, यानी वो सप्लाई टाइट कंडीशन नहीं रही, वापस से कैपेसिटी बिल्डअप होने लग गई, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ गए और डिमांड वापस कम हो गई, जिसकी वजह से हमारे जो मार्जिन से वो कम होने लगे और हमारा प्रॉफिट भी कम होने लग गया। तो बेसिकली आपको ऐसी बिजनेस से सावधान रहना चाहिए। ठीक है, सो ये था लेसन नंबर 10। अभी चलेंगे लेसन नंबर 11 की तरफ। मेरे हिसाब से आपको लेसन नंबर 10 समझ में आया होगा, अभी चलेंगे लेसन नंबर 11 की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 11 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं इन अ ट्रेड व्हाट यू आर गिविंग इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज व्हाट यू आर गेटिंग, प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। सो ये जो लेसन नंबर 11 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि किसी भी ट्रेड में यानी बेसिकली आप कभी भी कोई भी ट्रेड करते हैं फिर कोई भी सौदा करते हो उसमें आप कितना देते हो वो इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना मिलता है। ठीक है, यानी प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट, यानी बेसिकली आप समझ जाए कोई भी आप सौदा करते हो यानी कोई दुकान वाला है, अगर आप वहाँ पे जाते हो और देखते हो कि भाई 10 वाली कैडबरी 10 वाली डेयरी मिल्क कितनी बड़ी, भाई मुझे चाहिए 10 वाली डेयरी मिल्क। सो आपने 10 रुपये दिए उसको और आपने एक डेयरी मिल्क दी 10 वाली जो कि बड़ी हो चुकी थी यानी इतनी बड़ी आती है। ठीक है, सो आपने खाया, आपको मज़ा आया। अब आप बोलोगे कि भाई जो डेयरी मिल्क है वो मुझे बहुत सस्ते में पड़ी, लेकिन आपने यहाँ पे सिर्फ डेयरी मिल्क को देखा यानी आपने सिर्फ यहाँ पे अपने वैल्यू को देखा, लेकिन आपको प्राइस को भी देखना चाहिए। आपने 10 रुपये में डेयरी मिल्क खरीदी, लेकिन अगर आप 10 रुपये में कोई और चीज़ की बात करेंगे, सो अगर आपने 10 रुपये का एक वड़ा पाव खरीदा होता सो वड़ा पाव से आपका पेट भर जाता, लेकिन यानी बेसिकली जो वड़ा पाव है वो 100 ग्राम का आता है, लेकिन डेयरी मिल्क जो 10 वाली है वो तकरीबन में भी 10 या 15 ग्राम की आती होगी। ठीक है, सो यानी आपको 10 रुपये में वड़ा पाव 100 ग्राम मिल रहा है, लेकिन वही 10 रुपये में आपको डेयरी मिल्क जो कैडबरी है बेसिकली वो सिर्फ 10 से 15 ग्राम मिल रही है। यानी आपको सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि आपने कितना प्राइस पे किया, यानी आपको 10 रुपये में डेयरी मिल्क मिली, आपको ये भी देखना चाहिए कि आपको उस 10 रुपये के सामने कितना वैल्यू मिला। यानी 10 रुपये के कंपेयर में डेयरी मिल्क ने बहुत कम वैल्यू दिया है मेरे को, लेकिन 10 रुपये में वड़ा पाव मेरा पूरा पेट भर सकता है, लेकिन डेयरी मिल्क से मेरा पेट भरा नहीं। ठीक है, तो आपको स्टॉक मार्केट में भी ऐसा करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में आप देखते हो कि भाई जो रिलायंस है, भाई उसका प्राइस का 2100 था यानी 2100 प्राइस था उसका, लेकिन आज उसका प्राइस 1900 हो गया यानी 200 रुपया प्राइस कम हुआ, चलो मैं खरीद लेता हूँ। लेकिन आपको ये नहीं देखना चाहिए कि प्राइस गिर रहा है, आपको ये भी देखना चाहिए क्या उसकी वैल्यू गिर रही है या फिर उसकी वैल्यू ऊपर जा रही है, यानी उस कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है। अगर आपको पता नहीं है कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने वाले हैं। इसका जो नेक्स्ट वाला वीडियो होने वाला है, यानी जो अभी नेक्स्ट वीडियो मैं चैनल पर अपलोड करूँगा वो उसके ऊपर ही होने वाला है। सो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा उस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, सो वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि आपको किसी भी स्टॉक की सिर्फ प्राइस नहीं देखनी चाहिए, आपको उस स्टॉक की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी चाहिए, उसकी जो रियल वैल्यू है वो भी आपको निकालने आनी चाहिए। ठीक है, और जो वैल्यू है उसका मीन जो कंसेप्ट है वो बहुत बड़ा है। तो बेसिकली इस वीडियो में, इस लेसन में बेसिकली हम जो वैल्यू के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। सो आपको किसी भी प्राइस पे आपको जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होना चाहिए। सो इसलिए मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मीन्स आपको गोल्ड में या फिर बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिटकॉइन में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपको उसकी वैल्यू पता ही नहीं चलेगी।
यानी एक बिटकॉइन की वैल्यू कितनी है किसी को नहीं पता, कितनी भी हो सकती है। ना तो वो डिविडेंड देते हैं, ना तो उसकी अर्निंग्स है, ना उसकी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है, ना ही उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके वजह से हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसके वजह से हमें पता नहीं चलेगा कि हम जो इसका प्राइस पे कर रहे हैं, यानी बिटकॉइन का अभी का फिलहाल का प्राइस अगर हम देखेंगे सो वो $60,000 के आजू बाजू है। सो अभी बिटकॉइन का ये प्राइस $60,000 का प्राइस ये सही है या फिर गलत है हमें कैसे पता चलेगा अगर हम उसकी वैल्यू ही नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। सो इसीलिए अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देन प्राइस के साथ कंपेयर करना है। अगर उस कंपनी का प्राइस 2000 का है और उस कंपनी की वैल्यू 2200 की है तो बेसिकली आप खरीद सकते हो। सो ये था लेसन नंबर 11। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। आपको किसी भी कंपनी की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको नहीं आता तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा, ठीक है। यानी अपने आप आ जाएगा, आपको बस 1-2 वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये था लेसन नंबर 11। अभी चलिए लेसन नंबर 12 की तरफ। सो मेरे हिसाब से आपको लेसन नंबर 11 समझ में आया होगा। अभी चलेंगे लेसन नंबर 12 की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 12 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं वी नीड अ मॉडरेटली प्राइस स्टॉक मार्केट टू असिस्ट अस इन अवर एंड्यूवर। द मार्केट लाइक द लॉर्ड helps those who help themselves, but unlike the Lord, the market does not forgive those who know not what they do. For an investor, a too high purchase price for the stock of an excellent company can undo the effects of a subsequent decade of favorable business developments. So ये जो लेसन नंबर 12 है उसमें वॉरेन बफेट जी मार्केट की बात करते हैं और वे कहते हैं कि हमें कैसी मार्केट चाहिए। हमें बेसिकली मॉडरेटली प्राइस्ड मार्केट चाहिए, यानी ऐसी मार्केट चाहिए जहाँ पे मीन्स जो मार्केट है वो ज़्यादा गिरी हुई भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हम अभी की बात करेंगे यानी 2021 का जो स्टॉक मार्केट है वो भी बिल्कुल वैसा ही है, वो भी बिल्कुल मॉडरेटली प्राइस्ड है, यानी मार्केट ज़्यादा ऊपर भी नहीं है ज़्यादा नीचे भी नहीं है, वो एकदम ग्रे जोन में, यानी हम अभी फिलहाल पता नहीं लगा सकते कि यानी वो ज़्यादा ऊपर है या ज़्यादा नीचे है। सो अभी का जो मार्केट है वो एकदम वैसा ही है जहाँ पे वॉरेन बफेट जी इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। सो वे कहते हैं कि हमें मॉडरेटली प्राइस्ड मार्केट चाहिए जैसी कि अभी की है, ठीक है। लेकिन मैं फुल गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि हमें कभी भी नहीं पता कि मार्केट कभी क्रैश होगी कभी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी की जो मार्केट है वो मॉडरेटली प्राइस्ड है। अभी चाहे तो वो ऊपर जा सकती है, लेकिन अभी जैसे ही थोड़ा और ऊपर जाएगी वैसे वो बबल टेरिटरी में आ जाएगी, यानी वो हाईली प्राइस्ड हो जाएगी, ठीक है। सो अभी का जो मार्केट है वो मॉडरेटली प्राइस क्यों है? क्योंकि हमें बहुत सारे स्टॉक अभी भी सस्ते दाम पे देखने मिल रहे हैं, यानी उनकी जो वैल्यू है उसकी डिस्काउंट हमें देखने मिल रहा है, यानी उसका प्राइस 1000 रुपये लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो 1500 रुपये की या फिर 2000 रुपये की है, ठीक है। सो इसलिए जो अभी का जो मार्केट है वो मे भी अगर हाईली प्राइस्ड होगा लेकिन फिर भी हमें सस्ते स्टॉक देखने मिल सकते हैं, यानी स्टॉक बार्गेन पे देखने मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं अभी ऐसे मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहूँगा और मैं कर भी रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। सो वॉरेन बफेट जी यही कहते हैं कि मार्केट हमें मॉडरेटली प्राइस पसंद है। और मार्केट के बारे में एक और चीज़ कहते हैं, वे कहते हैं कि मार्केट भगवान की तरह होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट और भगवान दोनों उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करना चाहते हैं। यानी अगर आप खुद की मदद करोगे, यानी बेसिकली अपनी पूरी रिसर्च करोगे, उसके बाद उस कंपनी की वैल्यू निकालोगे, एंड अगर आपको कंपनी डिस्काउंट में मिल रही है तभी आप अगर उसमें इन्वेस्ट करोगे, तो बेसिकली आपने मीन्स एक अच्छी इन्वेस्टिंग की है। आप तो जो मार्केट और भगवान दोनों आपको रिवॉर्ड देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मार्केट भगवान की तरह होते हैं, मार्केट और भगवान दोनों उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। लेकिन मार्केट एक मामले में भगवान की तरह नहीं होती। भगवान सबको माफ़ कर देते हैं लेकिन मार्केट कभी भी गलती को माफ़ नहीं करती। अगर आपने इतनी छोटी सी गलती कर दी, यानी समझ जाए वो कंपनी का जो वैल्यू है वो 1000 रुपये का है और अगर कंपनी की जो प्राइस है वो 1100 रुपये की है, ठीक है। यानी कंपनी की जो प्राइस है उसकी वैल्यू से ज़्यादा है, 100 रुपये ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपको मीन्स मन था कि मैं कंपनी खरीद लूँ, आपको ये कंपनी पसंद है, ठीक है। मीन्स ये एक आपका फेवरेट स्टॉक है, या फिर मीन्स आपके बाजू वाले ने इस कंपनी के शेयर खरीदे तो बेसिकली आपको भी खरीदने, या फिर राकेश झुंझुनवाला ने इस कंपनी के शेयर खरीदे तो बेसिकली आपने भी खरीदे। तो बेसिकली अगर आप ऐसी गलतियां करते हो तो मार्केट आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगा, मार्केट आपको सज़ा दे के रहेगा, ठीक है। यानी बेसिकली अगर हम बात करेंगे कि मीन्स 100 रुपये के फ़र्क से क्या होता है, 100 रुपये के फ़र्क से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आपने कंपनी को एकदम ज़्यादा प्राइस पे खरीद लिया तो आपको ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स है उसका मज़ा देखने नहीं मिलेगा और 10 साल के अंदर वो कंपनी कुल मिला के 100 रुपये जनरेट करने वाली है। लेकिन अगर आपने उस कंपनी को 102 रुपये के प्राइस पे खरीद लिया तो बेसिकली वो कंपनी कंपाउंड करके तकरीबन 110 रुपये कमा पाएगी, लेकिन आपने 102 रुपये में उसको खरीदा तो बेसिकली आपको सिर्फ 8 रुपये का फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपने उसको 80 या फिर 90 रुपये के प्राइस पे खरीदा होता तो बेसिकली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, आपको तकरीबन 30 से
₹40 का प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है। सो इसलिए आपको ये सब छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है। आपको स्ट्रिक्टली आपको खुद के हाथ बांध के रखने पड़ेंगे। आपको डिसिप्लिन में रहना है। आप अगर कोई भी एक कंपनी जिसकी जो प्राइस है वो उसकी वैल्यू से ज़्यादा है, आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। राकेश झुनझुनवाला, नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, जो बिडेन, जादू, अरे भगवान भी आपसे आके कह दे कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर, लेकिन आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर जादू भी आके कहे धूप 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 करके वो कुछ भी कहेगा, आपको उसकी बात नहीं माननी है, ठीक है। आप प्लीज़ ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट मत करना, ठीक है। तो ये था लेसन 12। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ देखने के लिए, और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक किया तो बेसिकली जो यूट्यूब एल्गोरिदम है वो हमारे वीडियो को और पॉपुलर करेगी, जिसकी वजह से हमारे चैनल को बहुत हेल्प होगी, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को लाइक करने के लिए, और थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।